हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। तो ये है मास्टर बैच 2.0 का लेक्चर नंबर 42 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के कुछ प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि मास्टर बैच 2.0 में हम टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के जितने भी आपके टॉपिक है, जो भी आपका पूरा सिलेबस है, उनको हम टॉपिक वाइज यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बाकी इसको हमने प्रॉपर तरीके से थियरी वाइज भी मास्टर बैच 1.0 में कंप्लीट किया है, जिसके लेक्चर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो अलग अलग 7 प्लेलिस्ट में वो सारे थियरी के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और मास्टर बैच 2.0 में अभी तक 41 लेक्चर हुआ है, ये आपका 42 है और आगे 7 से 8 और लेक्चर होंगे जिसमें आपका पूरा मास्टर बैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। थियरी ऑलरेडी कवर करा दिया है, नोट्स भी आपको ऐप के ऊपर प्रोवाइड करा दिया है और टेस्ट सीरीज भी आपका स्टार्ट है। आपको पता है, अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया और आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उसका डिटेल जो है उस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डाईमैग्नेटिक मटेरियल इज, यानी कि एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड नेगेटिव। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, बस उसका नेचर बताना है किस तरीके का होता है। तो आपने पढ़ा हुआ है डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। बाकी इसके अलावा भी आपने 2 और मैग्नेटिक मटेरियल पढ़े हुए हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन ये 3 आपके मुख्य मैग्नेटिक मटेरियल हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को हमने सप्लीमेंट्री लेक्चर में कंपेयर भी किया हुआ है, बहुत सारा उसमें प्रॉपर्टी अलग अलग दिखाया आपको। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसका मान होता है नेगेटिव एंड स्मॉल, पैरामैग्नेटिक के लिए ये होता है पॉजिटिव एंड स्मॉल और फेरोमैग्नेटिक के लिए होता है पॉजिटिव एंड लार्ज। ठीक है ना। तो आपको ये चीज याद रखना होगा तीनों मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। बाकी इसके साथ एक और चीज ऐड कर देते हैं कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम की वैल्यू होती है इन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो काई एम की वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो काई एम होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका फार्मूला है काई एम इक्वल टू सी बाई टी, जहां पर सी एक कांस्टेंट है जिसको हम क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं, सी को हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, और ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इस लॉ को हम बोलते हैं क्यूरी लॉ। ठीक है ना, इसको बोलेंगे क्यूरी लॉ। तो सवाल ये भी पूछा जाता है क्यूरी लॉ किस तरीके के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है, तो आप बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी लॉ होता है। ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो काई एम की वैल्यू होती है उसका फार्मूला इसी में थोड़े मॉडिफिकेशन के बाद लिखा जाएगा, सी अपान टी माइनस टी सी लिखा जाएगा। इस वाले फार्मूले को हम बोलते हैं मॉडिफाइड क्यूरी लॉ या क्यूरी वाइस लॉ या विस लॉ बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो क्यूरी वाइस या क्यूरी विस लॉ जो है वो लगता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। इसमें भी आपको पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ काई एम की वैल्यू घटेगी, और इसमें तो प्रॉपर तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर को 2 गुना करेंगे तो काई एम आधा हो जाएगा। तो काई एम इक्वल टू सी बाई टी, काई एम इक्वल टू सी बाई टी माइनस टी सी। इन दोनों ही केस में आपने देखा कि जो काई एम की वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती, लेकिन डायामैग्नेटिक में टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती, तो कोई इसका प्रॉपर फार्मूला नहीं। ठीक है। चलिए, यहां पर जो टीसी दिख रहा है इसको भी समझ लीजिए, इसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। इसको हम बोलते हैं क्या? क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी टेम्परेचर की डिफिनीशन भी आप याद कर लीजिए। पहली बात तो ये जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन होता है। दूसरी बात यह कि क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह हो जाता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। और ये क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे आयरन के लिए कुछ ये 770 के आसपास होता है, 770 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और निकिल के लिए बात करें तो निकिल के लिए इसकी वैल्यू कुछ 358 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है ना। तो ये इनका क्यूरी टेम्परेचर है। मतलब निकिल जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर आप उसको इस टेम्परेचर से ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो निकिल अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जिस तरह की प्रॉपर्टी होती है
वैसी ना होकर के ये पैरामैग्नेटिक की तरह हो जाएगी, यानी सारी प्रॉपर्टी जो है उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी, है ना। आपको पता ही है कि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक एक ही जैसे होते हैं, बस अंतर इतना है कि जो प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक में कम होती है, जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है, फेरोमैग्नेटिक में वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है ना, यही डिफरेंस है। बाकी आपको ये पता है डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है या डायामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो हर एक मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, बस जिसके अंदर ये कम होता है बाकी प्रॉपर्टीज डोमिनेट कर जाती हैं, वो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाती है ना। तो डायामैग्नेटिक एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, वो हर एक मटेरियल के अंदर पाया जाता है, किसी के अंदर कम और किसी के अंदर ज्यादा। तो जहां ज्यादा पाया जाता है तो वो तो प्रॉपर डायामैग्नेटिक है, लेकिन जहां कम पाया जाता है दूसरी प्रॉपर्टीज डोमिनेट कर जाती हैं तो वो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक कहलाती। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया क्यूरी टेम्परेचर। एक और पॉइंट इसी में ऐड करेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो आगे के 5 से 6 क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं, बट यहां पर एक साथ डिस्कस करने से आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको याद करना और इसको डिफरेंशिएट करके याद रखना आसान हो जाएगा। अब जैसे यहां पर आपने क्यूरी टेम्परेचर पढ़ा, बिल्कुल सेम तरीके से एक और टेम्परेचर होता है जिसको हम नील टेम्परेचर बोलते हैं, और ये नील टेम्परेचर के ऊपर भी मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, और ये कौन से मटेरियल के लिए डिफाइन होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके लिए भी एक खास टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ये मटेरियल भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। इस खास टेम्परेचर को हम बोलते हैं नील टेम्परेचर, है ना, इसको बोलते हैं हम नील टेम्परेचर। क्लियर? इतनी चीजें आप याद कर लीजिए, और इसमें से एक एक करके आगे आपको इनके लिए स्पेशली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में, वो भी हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इसमें पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक का पूछ रहे थे तो स्मॉल एंड नेगेटिव ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई ऑफ अ मटेरियल वेरीज विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एज काई इक्वल टू C by T वेयर C इज अ कांस्टेंट दिस मटेरियल इज। सिंपल सी बात है, वही फार्मूला है कि काई इक्वल टू C by T दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा मटेरियल है। तो आपने पीछे ही देखा कि इस तरह का फार्मूला यूज होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, इसको हम बोलते हैं क्यूरी लॉ, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें करें द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गिव्स। कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो हिस्टेरिसिस लूप की हम बात करते हैं उसका जो एरिया है वो हमें क्या बताता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहां से एक चीज याद रखें कि हिस्टेरिसिस लूप किसके लिए डिफाइन होता है, किसके लिए डिस्कस किया जाता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, है ना, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक के लिए नहीं, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन होता है। और इसको समझने के लिए आप इसका ये ग्राफ देखें कि अगर सपोज किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखें और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएं तो उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन भी या उसके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है वो भी बढ़ता जाता है। और आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से मिलता है कि जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को यहां पर, ये आपका सपोज कि ये H है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, H की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे यहां पर B की वैल्यू में जो चेंज आएगा उसको हम यहां पर दिखाएंगे। ग्राफ ऐसा मिलता है कि जैसे जैसे आप H की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं B की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये एक पर्टिकुलर B की वैल्यू तक पहुंचते पहुंचते ये सैचुरेशन की अवस्था में आ जाती है। इसके बाद आप H की वैल्यू कितना भी बढ़ा लीजिए B की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो है वो एक तरह से कह सकते हैं H की ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है जहां तक B की वैल्यू को हम चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो आप जब H की वैल्यू बढ़ा रहे थे तो B की वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहां पर पहुंची और ये सैचुरेशन कंडीशन में आ गई। लेकिन अगर आप इस H की वैल्यू को अब हटाएंगे या कम करते जाएंगे तो B की वैल्यू सेम पाथ पर रिट्रेस नहीं करती है, बल्कि इसके अंदर कुछ परमानेंट B की वैल्यू रह जाती है। मतलब आपने H की वैल्यू को तो जीरो कर दिया यहां पहुंचने के बाद, है ना, आप देखिए यहां पहुंच गए, इसका मतलब ये ओरिजिन पर ही है, तो इसका मतलब आपने H की वैल्यू को तो जीरो कर दिया लेकिन B की वैल्यू जीरो नहीं हुई। यहां से लेकर यहां तक जो भी वैल्यू होगी B की वो अभी भी यहां इसमें एग्जिस्ट कर रही है उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस। लैगिंग ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू H इज नोन एज द हिस्टेरिसिस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस कि H की वैल्यू के साथ B की वैल्यू कंपनसेट नहीं कर पाती, लैग करने लगती, इसको हम हिस्टेरिसिस बोलते हैं। और अब देखिए इस B को हटाने के लिए हमें H को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तो ये B जो है वो घट के धीरे धीरे जीरो होगा
लेकिन इसको जीरो करने के लिए जितना अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाना पड़ रहा है, ये वाली जो वैल्यू है ये भी हमारे लिए एक स्पेशल वैल्यू है। इसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी, सॉरी इसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी। हाँ ठीक है, इस वाली वैल्यू को हम बोलेंगे कोर्सिविटी और इस वाली वैल्यू को हम बोलेंगे रिटेंटिविटी। और इसके बाद फिर ये ग्राफ आगे अगर पूरा कंप्लीट साइकिल करें तो ये इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है और इसी लूप को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, हिस्टेरेसिस लूप। तो ये जो हिस्टेरेसिस लूप है, इस हिस्टेरेसिस लूप में यहां पर ये जो वैल्यू आपको h की वैल्यू को जीरो करने पर b की जो वैल्यू बच रही है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। इसका नाम है रिटेंटिविटी। और इस b की इस बची हुई वैल्यू को जीरो करने के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा, इसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी, कोर्सिविटी। ठीक है, और ये आपका जो हिस्टेरेसिस लूप है, इसका जो एरिया है यहां पर अगर हम इसका एरिया निकालें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है द एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड इन टेकिंग द मटेरियल थ्रू वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है मैग्नेटाइजेशन का। तो जब भी किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक कंप्लीट साइकिल से गुजारते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए, तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस भी होती है। उसी लॉस एनर्जी को ये बताता है लूप का एरिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि हिस्टेरेसिस लूप का एरिया क्या बताता है, तो जो एनर्जी डिसिपेट हुई है या खर्च हुई है पूरे कंप्लीट साइकिल में, उसकी वैल्यू को ये बताती है। और यहां पर y वाले एक्सिस पर ये जो वैल्यू h की वैल्यू जीरो होने पर जो b की वैल्यू है रिटेंटिविटी, और b की वैल्यू को जीरो करने के लिए जो h की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई वो है कोर्सिविटी। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता देते हैं कि परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट कह लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट या कह लीजिए टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए ये हमारी शर्त होती है, जो मटेरियल हो उसकी रिटेंटिविटी और उसकी कोर्सिविटी और उसका जो लूप ऑफ एरिया है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये तीनों की तीनों वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए ये शर्त होती है कि रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और एरिया ऑफ जो लूप है इसकी वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए, जबकि परमानेंट मैग्नेट के लिए ये सारी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि रिटेंटिविटी, ठीक है ना, रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और उसके अलावा कोर्सिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट के लिए, और जो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ लूप आएगा, वो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो जिनके लिए ये वैल्यू ज्यादा होती है उनको हम बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, और जिनके लिए ये वैल्यू कम होती है उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जांपल भी आप यहां पर याद कर लीजिए, एग्जांपल भी आप इसका याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो ये आप इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल सॉफ्ट आयरन याद कर लीजिए, और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका स्टील। ये इसको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, इसको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पोररी मैग्नेट के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ये आपका परमानेंट मैग्नेट के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यूरी विस लॉ C इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट, T इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, TC इक्वल टू क्यूरी टेम्परेचर। तो कह रहे हैं कि क्यूरी विस लॉ जो है वो क्या होता है अगर इसमें C क्यूरी कांस्टेंट है और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और TC जो है वो क्यूरी टेम्परेचर है। तो आपको फार्मूला हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि काई m जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो C/T माइनस TC के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है, इसको हम क्यूरी विस लॉ बोलते हैं। तो यही फार्मूला होता है क्यूरी विस लॉ का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ज्यादातर आगे के 4 से 5 सवालों को हमने एक्सप्लेन कर दिया पहले और इस तीसरे क्वेश्चन में ही, बट वो आगे कैसे पूछा गया वो हम आपको दिखाएंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दी वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m by 180 डिग्री इज केप्ट इन मैग्नेटिक मेरिडियन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी b विल बी। यानी कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसको मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड b के साथ रखा गया है, तो 180 डिग्री उसको घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। इसका एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसका एक फार्मूला होता है प्रॉपर W इज इक्वल टू एम बी, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहां पर ये cos θ1 माइनस में cos θ2।
ये फार्मूला होता है। तो यहां पर सिचुएशन ये है कि पहले वो आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में फील्ड के साथ रखा हुआ है, फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो इसका मतलब इनिशियल जो एंगल है θ1 वो 0 डिग्री हो जाएगा, और फाइनली इसको घुमाना है 180 डिग्री से, तो इसका मतलब कि θ2 की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, तो वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा mb, और ये cos 0 माइनस में cos 180, और cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहां पर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2m और क्या b। ठीक है, ये वर्क डन आ जाएगा। और यहां पर एक चीज याद रखिए, मैथमेटिक्स के लिए जल्दी से आंसर पाने के लिए sin n पाई की वैल्यू होती है 0 और cos n पाई की वैल्यू होती है -1 पावर n। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि आपका समय बचता है, 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड जो भी बचेगा आप किसी और क्वेश्चन में उसको लगा सकते हैं। तो इसलिए भी जब भी कभी इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो आपको वैल्यू निकालने के लिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक से उसको समझने लगेंगे cos 90 प्लस थीटा कर करके थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन चारों में से कौन ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं है। सबसे पहले तो आप यही समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड जिसको बोल रहे हैं वो क्या है। एक्चुअल में हम मैग्नेटिक फील्ड वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, बी के लिए, लेकिन इसका जो प्रॉपर नाम है वो हमने पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया था, इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसके 4 यूनिट आपने पढ़े हुए हैं, इसके 4 यूनिट आपने पढ़े हुए हैं। कौन कौन से, एक तो इसका यूनिट होता है, देखिए इसी फार्मूले से F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा से अगर हम निकालें B का यूनिट, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा F अपान में आई एल साइन थीटा। तो ये जो F है वो न्यूटन में, I जो है वो एम्पियर में, और जो L है वो मीटर में, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। दूसरा आपके पास फार्मूला है ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहां से आप B का यूनिट निकालेंगे फाई अपान ए के अकॉर्डिंग, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वेबर में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, ये दूसरा यूनिट हो गया। ठीक है ना, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं टेस्ला। इसी को क्या बोलते हैं हम, टेस्ला। और जब इसको हम सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं तो इसका यूनिट आता है गॉस, और 1 टेस्ला और गॉस का रिलेशन ये है कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो 4 यूनिट आपने याद रखना है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस। ये चारों के चारों मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट हैं। तो यहां पर जो नहीं है वो बताना है, तो टेस्ला है, गॉस भी है, न्यूटन किलोग्राम मीटर नहीं, न्यूटन एम्पियर मीटर यहां होना चाहिए था, तब जाकर के ये आंसर करेक्ट होता। बट अगर ऐसा ही क्वेश्चन में दिया है तो इस हिसाब से ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा, मतलब ये दोनों के दोनों जो है मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट नहीं, बाकी ये भी है और ये भी है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहां पर किलोग्राम की जगह पर एम्पियर दिया जाना चाहिए था, तब ये भी क्या हो जाता, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो जाता। तो ये 3 यूनिट होते और ये ना होते, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहता प्रॉपर तरीके से। यहां 2-2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, सी एंड डी बोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहे हैं कि नील टेम्परेचर डिफाइंस। आपने अभी पीछे पहले ही क्वेश्चन में देख लिया कि जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है, और जो नील टेम्परेचर होता है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। ठीक है ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक, थोड़ा सा और इसको जान लेते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो एडजेसेंट डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है वो इस पहले वाले के बिल्कुल इक्वल और अपोजिट होता है, इक्वल और अपोजिट होता है, इक्वल और अपोजिट होता है। मतलब इसके एडजेसेंट जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू जो है, उसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। तो इस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इनका जब हम ग्राफ देखते हैं, ये इसका एक ग्राफ होता है, ये ग्राफ टेम्परेचर ये है और ये आपका काई एम है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं नील टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन होता है नील टेम्परेचर, और क्यूरी टेम्परेचर होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ अर्थ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट पोल एंड एट इक्वेटर इज। ठीक है ना, पोल पर और इक्वेटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है अर्थ की वजह से, उसका आपको रेशियो बताना है। ठीक है,
तो आपको ये पता ही होगा कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो इस मैग्नेटिक डाइपोल की अगर हम एक्सिस पर जाएं सेंटर से आर डिस्टेंस पर, जैसे आपने वो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला फार्मूला पढ़ा है, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, बिल्कुल सेम तरीके का फार्मूला इसमें आता है। तो यहां पर फार्मूला है B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट यानी म्यू नॉट अपान 4 पाई और 2m और अपान में r3, ठीक है ना। एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला। इक्वेटोरियल में जाएंगे तो बिल्कुल सेम चीज होता है, बस क्या होता है वैल्यू आधी हो जाती है, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई यहां पर हो जाएगा m अपान में r3। इसी तरीके का फार्मूला उसमें भी था, बस उसमें होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां पर हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहां पर होगा इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कांस्टेंट 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर मैग्नेटिज्म का पूरा कांस्टेंट म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है ना। बाकी कोई अंतर नहीं है। और जनरल अगर पॉइंट की बात कर लें थीटा वाले एंगल की डायरेक्शन में, तो जैसे उसमें आपने फार्मूला पढ़ा था बिल्कुल सेम फार्मूला इसमें भी है। B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई और यहां पर m अपान r3 और स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल सेम फार्मूला वहां पर भी होता था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r3 अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सब कुछ सेम है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। और यहां देखिए अर्थ की बात हो रही है, तो आपको पता है कि अर्थ को हम मानते हैं कि एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है इसके अंदर, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में, है ना, अर्थ के अंदर। तो अगर इसके अंदर एक बार मैग्नेट को हम एज्यूम करें तो इसके पोल पर जब कोई पॉइंट लेंगे तो वो तो इस बार मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पर पड़ेगा, और इसके इक्वेटर पर कोई पॉइंट लेंगे तो वो इस बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पर पड़ेगा। तो यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और यहां एक्सियल पोजीशन पर जो होगा उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो ये हो गया पोल पर, है ना, और यहां पर इक्वेटर पर जो पॉइंट लेंगे उसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा BE। तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी BE और यहां पर आपका हो जाएगा B पोल। तो दोनों का रेशियो हमें लेना है, पहले पोल है फिर इक्वेटर है, तो B पोल अपान में B इक्वेटर। B पोल कितना है म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये हो जाएगा आपका पोल पर, पोल मतलब एक्सियल पोजीशन, तो यानी ये वाला फार्मूला म्यू नॉट अपान 4 पाई, उसके बाद 2m अपान r³ डिवाइडेड बाई म्यू नॉट अपान 4 पाई और यहां पर हो जाएगा m अपान में r³। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अपान में 1। दैट मींस B पोल और B इक्वेटर का रेशियो आ जाएगा 2:1 या फिर 2 कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा से अलग है और आप इसको ध्यान रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग पैरेलल विद अ वेलोसिटी v, देन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन देम विल बी। एक तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी यहां से जो रिजल्ट आएगा उसको भी आपको याद रखना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर जब आते हैं तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट भी वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन देखिए क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल वो मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो बताना। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स तो बड़े ही आसानी से आ जाएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट E इंटू ई करेंगे, E स्क्वायर, और अपान में इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास देखिए फार्मूला होता है Q। अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो Q v क्रॉस B, वेक्टर के फॉर्म में अगर बात करें और ओपन करेंगे तो Q v B साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो, है ना। तो यहां हम सीधे मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं Q v B साइन थीटा। तो आप देखिए कि मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। चार्ज तो पता है हमें, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी पता है, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो दोनों चार्ज चूंकि एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या, चार्ज ही तो फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो हो रहा था। तो आप इसको एज्यूम करिए कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से r डिस्टेंस पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, उसके लिए आपने पढ़ा हुआ बायो सेवर्ट लॉ, है ना, बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है,
इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से r डिस्टेंस पर जहां पर आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। म्यू इक्वल टू बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई और आई और डीएल मतलब जितना लेंथ एलिमेंट लेते थे, आई डी एल साइन थीटा, अब उसको डीएल बोलिए चाहे एल बोलिए, साइन थीटा और अपान में जो भी डिस्टेंस है उसको हम ले सकते हैं आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई एल साइन थीटा या आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। और साइन थीटा क्या होता है ये भी आपको पता है, साइन थीटा होता है इस करंट एलिमेंट और ये जो वेक्टर आर होता है इसके बीच का एंगल। आप देखिए बायो-सेवर्ट लॉ आपने ऐसे ही तो पढ़ा था, ये करंट एलिमेंट कह लीजिए या लेंथ एलिमेंट डीएल ले लीजिए, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो यहां पर जो पॉइंट है ये आपका वेक्टर आर है, तो ये जो एंगल होता था वो थीटा होता था। यहां पर बिल्कुल दोनों पैरेलल जा रहे हैं तो बिल्कुल ये हमने सीधा सीधा ये वेक्टर आर लिया हुआ है, ऐसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। तो इस तरीके से आपने लिया हुआ, तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा 90, तो यहां 90 रख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई, उसके बाद आई और साइन 90 की वैल्यू 1 और अपान में आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आई की बात करें तो आई देखिए क्या होगा, आपको पता है आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई में टी, और क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें फ्लो होने वाला करंट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई और अपान में टी, यानी ई अपान टी को हम आई बोल सकते हैं। तो यहां जो आई दिख रहा है इस आई की जगह पर हम ई अपान टी अगर लिख दें तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई, और आई की जगह पर ई अपान टी रखना है तो ई यहां लिख दिया, और ये एल है और अपान में टी, तो एल के साथ में टी लिख दीजिए और इस आर स्क्वायर को यहां लिख दीजिए। एल के अपान में टी एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि एल मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना लेंथ कवर किया है एल, और टी जो है उसको कवर करने में लगा हुआ टाइम है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये स्पीड या वेलोसिटी हो गया आपका। तो इस एल अपॉन टी की जगह पर हम इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई और ई वी और अपान में आर स्क्वायर। ये आपको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मतलब इस चार्ज पार्टिकल की वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू आपने निकाल ली। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको तो क्या मिलेगा, यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए एफ एम इज इक्वल टू क्यू मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला है उसका चार्ज, और वी मतलब उसकी वेलोसिटी, और बी मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो घूम रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहां पर लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 3 में। तो इसको यहां पर रख देंगे वी की जगह पर, ठीक है ना। वी की जगह पर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई, उसके बाद में ई वी और अपान में आर स्क्वायर, और उसके साथ साथ साइन थीटा। तो ये तो पता ही होगा साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा। ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर है उनके बीच का एंगल। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वेक्टर वी ऊपर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब करंट जा रहा होगा नीचे की तरफ। और फ्लेमिंग के राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से अगर हम इस थंब को करंट के डायरेक्शन में रखें, फिंगर्स को उस पॉइंट पर रखें जहां पर हमें फील्ड चाहिए, तो कर्ल होने का डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, ठीक है ना। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप पहले सप्लीमेंट्री लेक्चर देखिए या इसके पहले का ही लेक्चर देख लीजिए, उसमें हमने उसके ऊपर काफी क्वेश्चन कराए हैं, तो वो रूल भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। आप इसको ये इस तरीके से कह सकते हैं बाहर की तरफ है, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो एक बाहर है और एक बिल्कुल ऊपर है, इनके बीच का एंगल 90 आ जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर 1 रख दिया तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसको आप मान लीजिए कोई इक्वेशन नंबर 4। तो आपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल लिया और मैग्नेटिक फोर्स भी निकाल लिया वेलोसिटी के चार्ज के टर्म में। बस अब आपको इनका रेशियो निकालना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो F इलेक्ट्रिक अपान में F मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्जेस का प्रोडक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फोर्स। यहां से देखिए E इंटू वी यहां भी है, E इंटू वी यहां भी है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे म्यू नॉट अपान में 4 पाई और E स्क्वायर वी स्क्वायर, और अपान में यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहां से बचेगा म्यू नॉट,
और ई वी स्क्वायर म्यू नॉट वी स्क्वायर अपान में 1, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई अगर करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्चुअल में इन्होंने पहले मैग्नेटिक बोला था बाद में इलेक्ट्रिक बोला था ना, ठीक है कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स अपान में मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, बाद में रेसिप्रोकल कर लेंगे, यहां से 1 अपान एप्सिलॉन नॉट और यहां से बचा है म्यू नॉट वी स्क्वायर अपान में 1, यानी उल्टा हो जाएगा तो 1 अपान में म्यू नॉट और वी स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एक स्पेशल टर्म है, आपको पता ही होगा, C इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से आप अगर निकालेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, दोनों का स्क्वायर करके ट्रांसपोज करेंगे तो 1 अपान सी स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, तो यानी वी स्क्वायर, यानी ये मिला आपको 1 अपान, ये वी स्क्वायर तो है लेकिन इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1 अपान सी स्क्वायर, तो यानी वी स्क्वायर के अपान में हो जाएगा सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा सी स्क्वायर अपान में वी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो सी स्क्वायर अपान वी स्क्वायर, तो इसी का रेसिप्रोकल अगर हम कर दें, रेसिप्रोकल कर देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो आ जाएगा वी स्क्वायर और अपान में सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। और इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रखिए, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल, सेम तरीके के जो चार्ज पार्टिकल हैं आपके, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो आएगा उनकी स्पीड का स्क्वायर अपान में लाइट की स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा दमदार और बिल्कुल अलग था, मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये क्वेश्चन आपने इस तरीके का देखा होगा, ये एक आधी बार पूछा गया, अभी तक आपके पीजीटी में ही ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज पैरामैग्नेटिक, Mg+2, Fe+3, Al+3 और Zn+2। जब भी कभी आपको ऐसे आयन का केस दिया जाए, एलिमेंट का केस दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये चेक करना है कि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है या सेल है वो उसमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं कि अनपेयर्ड है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको आउटर सेल में मिलता है तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और अगर एक भी आपको मतलब सभी के सभी पेयर्ड मिलते हैं तो वो हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। ठीक है ना, तो यानी कंडीशन ये है कि अगर आपको आउटर सेल में मिलता है एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, then the atom or ion will be called as ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन अगर सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको पेयर्ड मिल रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल। वैसे मुझे लग रहा है कि ये आप शायद 11th या 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपने इस तरीके का क्वेश्चन किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक हम बता पाते थे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ये सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, थोड़ी सी केमिस्ट्री यहां पर यूज होगी। तो आपको मैग्नीशियम का याद है 12 है, आयरन का 26 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है और जिंक का 30 होता है। क्लास 9th में 1 से 30 तक आपने एलिमेंट के नाम याद रखे थे, लास्ट होता था जिंक 30। तो हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए जो इलेक्ट्रॉनों को हम फिल करते हैं अलग अलग सेल में, उसके लिए हमारे पास होता है n+l रूल। n+l रूल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जिस सेल के लिए, जिस ऑर्बिट के लिए n+l की वैल्यू जितनी कम होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉनों को उतना पहले फिल करेंगे। मतलब जिसके लिए n+l जितना कम होगा वो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा और जिसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें बाद में जाएगा। अगर मान लीजिए दो ऐसे कंडीशन बन गए जिसमें n+l की वैल्यू इक्वल आ रही है तो उसमें हम उसको प्रायोरिटी देंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमने तो याद कर रखा है अपने टाइम पर केमिस्ट्री में। आप इसको, अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो आप इसको समझ के ही करिए, अदरवाइज आप ये मेथड यूज कर सकते हैं जो ये पूरा सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का। इस रूल के अकॉर्डिंग वो आता है 1s 2s 2p 3s, सॉरी ये जो 2 वाले सेल में ही आता है ना, तो ये 1s, इसके बाद आप 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s एंड सो ऑन, इस तरीके 4p, हाँ ठीक है, इस तरीके का ये सीक्वेंस पूरा होता है। आप इसको चेक कर लेंगे एक बार। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, यहां पर जरा देखिए 3p के बाद 3d आना चाहिए थे लेकिन बीच में यहां पर आ गया क्या 4s। तो इसका कारण वही है n+l रूल। ये जो
एजुमिथल क्वांटम नंबर L है, इसकी वैल्यू आपको पता है s p और d ऑर्बिटल के लिए बात करें, s p d और f के लिए बात करें तो L की वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3 होती है। तो यहां जरा निकालिएगा 3p का मतलब क्या, ये n की वैल्यू 3 और p की वैल्यू कितनी होती है 1, 3 + 1 4। यहां पर 4 है और s की वैल्यू 0 होती है, s के लिए L की वैल्यू 0 होती है तो 4 + 0 यानी 4। तो यहां पर भी 4 आ रहा है, यहां पर भी 4 आ रहा है, लेकिन हम प्रायोरिटी उसको देंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो यहां n की वैल्यू 3 है और यहां पर n की वैल्यू 4 है, तो हमने इसको पहले ले लिया। और इन दोनों में ये पहले क्यों आ गया, 3d बाद में क्यों आया, क्योंकि 3d के लिए जो n + l है वो 4s से ज्यादा है। यहां पर देखिए n की वैल्यू 3 और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, 3 + 2 5 करेंगे, लेकिन ये इसका 4 ही आ रहा था। तो जिसके लिए n + l जितना कम होगा वो उतना पहले आता है, और अगर सेम आ गया तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है वो पहले आता है। तो ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का। अब हम एक एक करके चेक करते हैं। मैग्नीशियम +2 की बात हो रही है। +2 का मतलब ये कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से डोनेट कर दिए हैं, है ना। इसका एटॉमिक नंबर 12 मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों 12 थे, और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने आउटर ऑर्बिट से रिमूव कर दिए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए। तो पहले हम 12 का कर लेते हैं, फिर बाद में उसमें से 2 निकाल देंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो सीक्वेंस है 1s2 2s2 2p6। सब में पता है ना s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, और जो f होता है उसमें 14 होते हैं। इस हिसाब से बॉक्स बनता है इसमें एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑर्बिटल शायद बोलते हैं इसको। इसमें 6 है तो 3 बॉक्स बनेगा, इसमें 10 है तो इसमें टोटल 5 बॉक्स बनते हैं, और इसमें 14 है तो इसमें टोटल इस तरीके से 7 बॉक्स बनते हैं। आप काउंट कर लीजिएगा। तो यहां पर 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद 3s2 आएगा। कितने हो गए, 6 4 10 और 2 12, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भले ही आगे पीछे हो रहा है, लेकिन जब भी रिमूव करने की बात होती है तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना स्टार्ट होते हैं। इस सब में सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब इसमें आप देख लीजिए लास्ट वाले अगर हम ऑर्बिटल की बात करें p में 2p6, तो p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। मतलब हर एक बॉक्स में आपके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैग्नीशियम +2 इस हिसाब से हो जाएगा डायामैग्नेटिक मटेरियल, और हमें यहां पैरामैग्नेटिक ढूंढना है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे आयरन 26 और प्लस में 3। आपको पता ही होगा आयरन में +2 और +3 दोनों केस पाया जाता है। +2 को बोलते हैं फेरस और +3 को बोलते हैं फेरिक। तो इसकी अगर बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से चलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना। 3s2 के बाद क्या हो जाएगा 3p6। काउंट कर लीजिए, ये इतने 10 हो गए और ये 18 हो गए। हमें 26 तक जाना है, तो 18 2 20 और 6 26, यानी कि अभी हमें यहां पर जाना होगा आगे भी। यहां पर 4s2, अब कितने बच गए, 6 और बच गए। तो 6 और बच गए, आप इसमें फिल कर दीजिए। नहीं कितने हो गए, 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 6 26, ठीक है। 6 इसमें भर दीजिए आप, 3d यहां पर 6 और 26 इसमें शुरुआत में होते थे। नॉर्मल जो न्यूट्रल आयरन होता है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने भी हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसमें देखिए 4s है, 4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकलेंगे, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो उसके बाद अगला आएगा वो होगा 3d, है ना, क्योंकि 3p के बाद 3d होता है। तो 2 इसमें से निकलेगा, 1 इसमें से निकलेगा, तो आपके पास बचेगा 3d5 लास्ट में, ठीक है। अब देखिए ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, और ये भी फुल है। d में टोटल होते हैं कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉक्स होते हैं। यहां पर देखिए टोटल 5 ही इलेक्ट्रॉन है, एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, यानी पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक भी अनपेयर्ड मिल जाता है तो वो हो जाता है पैरामैग्नेटिक। इसमें 5 हैं, तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Fe+3, ये पैरामैग्नेटिक है। बाकी ये डायामैग्नेटिक है। इसी तरीके से इसको करिएगा, क्या होगा, इसमें देखिए Al+3 है, तो Al+3 है, 13 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे ये देख लीजिए 12 का ये है, और 3s के बाद आपको पता है क्या आता है 3p, है ना। ये आपका ये 6 4 10 2 12 और 1 13, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने हैं Al+3 में, तो यही तीनों आपके रिमूव हो जाएंगे। अब इसके पहले आप देखेंगे बिल्कुल सेम कंडीशन वही मिल गया जो मैग्नीशियम +2 में था। भाई इसमें 12 थे, 2 निकला तो 10 बचा, इसमें 13 थे, 3 निकला 10 बचा,
दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आया और ये दोनों ही केस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। इसी तरीके से आप जिंक वाला भी कर लीजिएगा इसी पैटर्न पर, उसमें भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखना है और इतनी केमिस्ट्री भी आपको आनी चाहिए अगर इस क्वेश्चन को करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके लिए क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, तो वही फार्मूला है काई एम इक्वल टू सी बाई टी, यानी कि काई एम प्रोपोर्शनल टू 1/T। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग I इज 0.4 टेस्ला, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 2r इज। ठीक है ना, मतलब एक करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो 2r पर बताना है। हमने इसका फार्मूला काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, पिछली क्लास में क्वेश्चन भी कराया था, तो ये उसी क्लास का एक तरह से क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे, ट्राई करिएगा और जो भी आंसर आता है कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिबिट्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो डायामैग्नेटिज्म दिखाता है कि पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है कि फेरोमैग्नेटिज्म दिखाता है कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म दिखाता है। तो ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो हो जाएगा डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को शो करेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो आपका पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा क्योंकि हमने पीछे काफी डिटेल में बता दिया डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर डिसाइड करने के लिए। ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर अलग है क्वेश्चन नंबर 14, एमंग द फॉलोइंग वन विच एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिज्म इज। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पेयर्ड और अनपेयर्ड के बेसिस पर बता दिया, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एग्जांपल्स याद करने होंगे, और एग्जांपल्स को याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया हुआ है कि अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स याद करने हो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स याद करने हो और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स याद करने हो, तो इसका तरीका क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा मेथड हमने बताया कि डायामैग्नेटिक के लिए आप ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जिसका नाम है, कोई पर्सन है जिसका नाम है बिस्मत, तो हां जी बिस्मत, हां जी बिस्मत, उसके बाद सोना चांदी और नमक पारा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है डायामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स को याद करने के। पैरामैग्नेटिक में जैसे वो ठंडियों में, ठंडी का जैसे मौसम भी आ रहा है कि जो एक होते हैं जिसको सीआर बोलते हैं, वो सीआर बोलते हैं, तो उसको पकड़ के अगर पीटना पड़े तो इसको कहेंगे सीआर पीटी। ठीक है, एमजी। अब इसके बाद तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं, एमजी। अब इसके बाद देखिए Na से खत्म हुआ, उसके बाद La, उसके Al, उसके बाद CuCl2। ठीक है ना, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ऐसा ट्रिक बन नहीं पाया बहुत अच्छा। फेरोमैग्नेटिक की अगर बात करें तो मैं बार बार वही बोलता हूं, जैसे मेरे गांव का नाम है सिरकोनी, तो उससे अगर आप इसको ट्यून करेंगे तो ये बनेगा फिकोनी, है ना, फिकोनी। और फिकोनी के साथ साथ आपके पास एक और एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट, फिकोनी मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल इस पैटर्न पर याद कर सकते हैं। सबका मीनिंग हम बता दें, हां जी में जो हां है वो H है, और ये जो ना दिख रहा है वो N है, और जो जी है वो जिंक है। और इसके अलावा बिस्मत आपको पता है पूरा एक एलिमेंट ही होता है बिस्मत। सोना मतलब ये Au हो गया, और चांदी मतलब ये Ag हो गया, नमक मतलब ये NaCl हो गया, और पारा मतलब मरकरी को पारा बोलते हैं Hg हो गया। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल के। ठीक है, अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो Cr मतलब ये क्रोमियम Cr, Pt मतलब ये प्लेटिनम Pt, और मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, कॉपर क्लोराइड है। फिकोनी की बात करें तो Fe मतलब आयरन, को मतलब Co कोबाल्ट, नी मतलब Ni निकिल, और मैग्नेटाइट मतलब Fe3O4, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, तो इतने एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे, और इसमें सबसे आसान तो आपका फेरोमैग्नेटिक ही है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आप देखिए FeCONi फिकोनी है और मैग्नेटाइट है, तो यहां पर फेरोमैग्नेटिक में ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट दिया हुआ, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको, इतने एग्जांपल्स याद रहें तो फिर आपके इस तरह के क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि याद रहेगा तो अच्छा ही है। बाकी आप ऐसे सोचेंगे, कोई लॉजिक लगाएंगे, काफी टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में करें, दी सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर। मैग्नेटिक फील्ड में जिस मटेरियल को रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अट्रैक्ट होने की बजाय हल्का सा रिपेल होता है, उसको हम डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं।
और जो हल्का सा अट्रैक्ट होता है उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है उसको हम फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, जो फेरोमैग्नेटिक से थोड़ा कम स्ट्रांगली लेकिन पैरामैग्नेटिक से ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है उसको हम एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो यहां पर देखिए आपका डायामैग्नेटिक जो है उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाई। तो डायामैग्नेटिक ही है जो अट्रैक्ट नहीं होता, रिपेल होता है, बाकी ये सब मोर और लेस ये अट्रैक्ट ही होते हैं, कोई कम, कोई फीबली और कोई स्ट्रांगली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि दिस ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर, फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। तो हमने पहले क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है यानी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, पैरामैग्नेटिक क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग और फेरोमैग्नेटिक क्यूरी विस लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर, क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल पूछ रहे हैं तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 में था। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि मटेरियल्स हैविंग लो रिटेंटिविटी इज सुटेबल फॉर मेकिंग। पीछे हमने आपको हिस्टेरेसिस लूप वाले क्वेश्चन में बता दिया कि लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी और लो हिस्टेरेसिस लूप एरिया, इस प्रॉपर्टी को रखने वाले मटेरियल को हम प्रीफर करते हैं। टेम्पोररी मैग्नेट जिसका एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, हाई लूप हिस्टेरेसिस लूप एरिया, इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल हम करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास था स्टील। और यहां पर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस तरह के मटेरियल का वो है आपका सॉफ्ट आयरन। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहे हैं कि इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। तो अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फिर ये क्या एक्सपीरियंस करेगा। अब देखिए मैग्नेटिक नीडल जिसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो इसका मतलब एक तरह से ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल। यही तो होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अरेंज करते हैं स्मॉल डिस्टेंस पर, उसी को तो हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, इक्वल और अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पर। यहां पर इक्वल पोल स्ट्रेंथ और स्मॉल नेचर वाले पोल स्ट्रेंथ वाले दो पोल्स को अगर स्मॉल डिस्टेंस पर रखें तो उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस आपने पूरा पढ़ा हुआ है, इसको डिराइव भी किया हुआ है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखें तो इसके दोनों एंड के ऊपर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम इसका नेट फोर्स आपसे पूछें तो चूंकि ये फोर्सेस बिल्कुल इक्वल होते थे मैग्नीट्यूड में, तो इसका नेट फोर्स हो जाएगा 0। यानी कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड में आप चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लीजिए, आप चाहे मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेकिन इक्वल और अपोजिट होता है यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, इसलिए नेट फोर्स हो जाएगा क्या, 0। लेकिन ये दोनों के दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग है, यानी इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। अगर हम देखें तो इनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच में ये इतना सेपरेशन है, इसलिए इनके ऊपर एक टॉर्क काम करेगा। तो टॉर्क की वैल्यू यहां पर 0 नहीं है ना, क्योंकि टॉर्क के लिए फोर्स और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो फोर्स में से कोई एक ले लीजिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास है यहां पर। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पर काम करते हैं तो फोर्स भी 0 होता, टॉर्क भी 0 होता। अगर ये दोनों के दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पर लगते, जैसे यहां पर लगे, यहां पर ऐसे फोर्स लगे, तो ये ना तो फोर्स लग रहा है इस टाइम, ना तो टॉर्क लग रहा है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स 0। और एक ही पॉइंट पर है, कोई इनके बीच में, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो टॉर्क भी निकालेंगे टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ से, तो आर की वैल्यू ही 0 है, दोनों फोर्सेस के बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो टॉर्क भी 0 हो जाता। लेकिन यहां पर इक्वल अपोजिट फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता है। ये हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड की, चाहे आप इलेक्ट्रिक का केस ले लीजिए, चाहे मैग्नेटिज्म का ले लीजिए। लेकिन अगर यूनिफॉर्म की बजाय ये नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा, तो अब बताइए नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपका जो F1 है वो F2 के इक्वल नहीं होगा, और अगर F1 F2 के इक्वल नहीं होगा तो जो F नेट आप निकालेंगे वो भी 0 नहीं होगा, है ना।
एफ नेट जीरो तभी हुआ जब दोनों इक्वल और अपोजिट थे। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एक पोल के ऊपर जो फोर्स लगेगा दूसरे के ऊपर उससे अलग लगेगा, क्योंकि यहां पर फील्ड की वैल्यू अलग होगी और यहां पर अलग होगी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ऐसे में नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात यह कि टॉर्क तो वैसे भी जीरो नहीं था, तो टॉर्क भी यहां पर जीरो नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में मैग्नेटिक नीडल के ऊपर नेट फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्स भी काम करेगा, टॉर्क भी काम करेगा। हमने तीनों केस आपको बता दिया कि कब दोनों जीरो होंगे, कब एक जीरो होगा, कब दोनों जीरो नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं दी क्वांटिटीज बी एच एंड आई आर रिलेटेड एज। बी एच और आई के बीच में कौन सा सही रिलेशन है? इसके लिए हम सबसे पहले आपको बी एच और आई का नाम बता दें। इस बी को, जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड भी जनरली बोलते हैं, इसका प्रॉपर नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जो ये आपका एच है, इस एच को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं। और ये जो आई है इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बहुत बारीक सा डिफरेंस है सबके नामों में, आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिज्म और मैटर चैप्टर है इसमें आपको दो ही तरह की चीज पढ़नी है। एक तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना था, और दूसरा जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, जैसे परमिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी है, और इसके अलावा आपका ये बी है, एच है, आई है, म्यू है, यही सब तो पढ़ते थे। तो इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। हम लिख देते हैं यहां पर, यह है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सबके नाम में। और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो आपका लास्ट है इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सबका फार्मूला भी याद कर लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फार्मूला क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का? ये है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो आपका एच है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये जो आपका बी है जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, इनका आपस में एक रिलेशन होता है, ये होता है म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। तो आप यहां से बी इक्वल टू म्यू एच बोल सकते हैं, एच इक्वल टू बी अपान म्यू बोल सकते हैं, है ना। तो परमिएबिलिटी म्यू इक्वल टू बी बाई एच होता है, ये फार्मूला है। ठीक है, अब अगर हम इनके आपस में रिलेशन की बात करें तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, सीधे सीधे आपको याद रखना पड़ेगा कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में H प्लस आई। ये रिलेशन होता है H I और B के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई। एक चीज और है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, इसी वाले फार्मूले के ऊपर आपको कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, कुछ की वैल्यू निकालनी। यहां पर इस रिलेशन को एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके दोनों साइड को डिवाइड कर दें H से, दोनों साइड को H से डिवाइड करने पर यहां मिलेगा लेफ्ट साइड में B बाई H, और यहां जो H से डिवाइड करेंगे उसको हम अंदर ले जा रहे हैं, तो बाहर रहने दीजिए म्यू नॉट को। H से डिवाइड करेंगे तो यहां 1 आएगा और यहां I अपान H आएगा, I अपान H आएगा। और ये जो I अपान H आया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। I अपान H काई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काई एम इक्वल टू आई बाई एच होता है, ये भी एक फार्मूला है। तो आई बाई एच की जगह पर काई एम लिखेंगे तो हमें क्या मिला? हमें मिला बी बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस में काई एम। एक चीज और यहां पर देखिए जरा, बी बाई जो एच है उस बी बाई एच को हम मीडियम की परमिबिलिटी बोलते हैं, तो म्यू यहां लिखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और ब्रैकेट में 1 प्लस काई एम। इस म्यू को आप इस साइड लाके डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। और मीडियम की परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी को के रिलेशन को हम, रेशियो को हम रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलेंगे, इसको हम म्यू आर से एक्सप्रेस करेंगे। तो यही फार्मूला आपका बन जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम के, है ना। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, ये फार्मूला बन जाएगा, जहां म्यू आर मतलब क्या? मीडियम की परमिबिलिटी और अपान में फ्री स्पेस की परमिबिलिटी। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है कि मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये आपने पढ़ा था, बिल्कुल सेम तरीके का ये फार्मूला है। म्यू अपान में म्यू नॉट को म्यू आर बोलेंगे तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम।
तो जैसा ये रिलेशन आपका आया हुआ है, बिल्कुल सेम तरीके का रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है। हम इसी के करस्पॉन्डिंग, इसी के एनालॉगस यहां पर लिख देते हैं। आप इसको याद रखें, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी ये आपका फार्मूला हो जाएगा, हाँ, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस काई ई, 1 प्लस काई ई, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 अपान इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और यहां पर देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम और एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस काई ई, इन दोनों के ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन, इसके ऊपर ज्यादा सवाल पूछा जाता है। एक सवाल हमने आपको एक लेक्चर में कराया था, लेकिन वो लैंग्वेज ही क्वेश्चन में गलत था, तो इसलिए वो सॉल्व होकर के उसका आंसर नहीं आया, है ना, क्योंकि उस क्वेश्चन में जो है वैल्यूज ही अलग अलग गलत दी गई थी, लेकिन वो फार्मूला वहां पर ये यूज होना था। तो आपको ये वाले फार्मूले को भी नोट कर लेना है, ये वाले फार्मूले को। बाकी ये फार्मूला सीधे सीधे फार्मूला ही पूछा गया, उसी को सिंप्लीफाई करके ये रिलेशन आता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड इफेक्टिव रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन एम्पियर मीटर स्क्वायर इज। ठीक है ना, देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है वो डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है। डाइपोल मोमेंट 3 तरीके से हमने फार्मूला बताया है। अगर आपका कोई बार मैग्नेट है और इसका लेंथ आपने कुछ ले लिया, सपोज इसका लेंथ, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते थे तो उसका लेंथ 2L लेते थे और प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज लेते थे, तो वैसे ही अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है और इसका पोल स्ट्रेंथ है प्लस m और माइनस m और इसकी लेंथ है 2L, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू में इस बार मैग्नेट का लेंथ। ठीक है, या इस मैग्नेटिक डाइपोल का लेंथ। दूसरा, अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो ये करंट कैरिंग लूप भी काम करता है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों? क्योंकि इस करंट कैरिंग लूप में अगर करंट इस तरह से फ्लो हो एंटी क्लॉकवाइज, या फिर करंट इस तरीके से फ्लो हो क्लॉकवाइज, इस बेसिस पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कॉम्बिनेशन बन जाता है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो जब ये करंट फ्लो होता है एंटी क्लॉकवाइज तो ये काम करता है एज अ नॉर्थ पोल, और जब करंट फ्लो होता है क्लॉकवाइज तो ये काम करता है एज अ साउथ पोल। और आप किसी भी एक लूप में अगर इस साइड देखने पर आपको ये दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उस साइड से देखेंगे तो यही आपको दिखेगा क्लॉकवाइज। यानी एक ही करंट कैरिंग लूप में एक तरफ बनेगा साउथ पोल तो दूसरी तरफ बनेगा नॉर्थ पोल। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप में एक तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों बनते हैं, इसलिए इसको हम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर करते हैं। और इसका भी अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है जिसका फार्मूला है m इज इक्वल टू NIA, जहां n मतलब क्या, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक से ज्यादा फेरे हैं तो n की वैल्यू रखिए, अदरवाइज 1 हो जाएगा। इसमें फ्लो होने वाला करंट I है और इसका जो पूरा एरिया है वो एरिया है A। और ध्यान रखना है कि ये सर्कुलर हो तभी नहीं, अगर ये रेक्टेंगुलर है, किसी भी दूसरे शेप में है, क्लोज्ड सर्किट है, तो उसमें आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर जो भी शेप होगा उसका एरिया रखना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा एक और पॉइंट आप देख लीजिए, और मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कौन काम करता है और क्या फार्मूला होता है। तो ये एक तरीका ये हो गया था, एक तरीका आपका ये हो गया। एक तरीका होता है जब हम बात करते हैं किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले, रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की, है ना। किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में एक करंट कैरिंग लूप बना रहा है। चार्ज अगर मूव कर रहा है किसी न्यूक्लियस के चारों ओर, तो चार्ज ही तो यहां पर मूव कर रहा है इस वायर के अंदर। तो एक तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एक करंट कंस्टिट्यूट करता है, एक करंट लूप बनाता है। तो इसको एज अ करंट लूप हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा और इसका भी अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको जनरली हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, म्यू या म्यू एल से एक्सप्रेस करते हैं, जिसके लिए फार्मूला यूज होता है EV/R/2। ठीक है, तो इन तीनों ही केस में, इन तीनों तरह के मैग्नेटिक डाइपोल के लिए आप ये फार्मूला याद रखिए। बाकी आपसे यहां से और क्या क्या पूछा जा सकता है वो हम बता दें। एक तो आपसे ये मैग्नेटिक ये जो पोल स्ट्रेंथ है, इस पोल स्ट्रेंथ की यूनिट पूछी जाती है। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकालने के लिए आपको इस m की यूनिट पता होनी चाहिए, डाइपोल मोमेंट की यूनिट पता होनी चाहिए, जिसको आप यहां से या फिर यहां से निकाल सकते हैं। सबसे सस्ता पड़ेगा यहां से,
यहां से आप निकालिए, ये करंट है एम्पियर में आएगा और ये एरिया है ये मीटर स्क्वायर में आएगा और नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां पर जैसे ही आप रखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम का हमें निकालना है और ये लेंथ है तो ये मीटर में आएगा, तो 1 मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल होगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। ये पोल स्ट्रेंथ है तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर। तो एक तो ये हो गया, डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। बाकी ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, इसको हम, ये वही चीज है जिसको हम एम से इधर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एम इक्वल टू म्यू एल इक्वल टू ई वी आर अपान में 2। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस के चारों ओर यूज होगा, करंट कैरिंग लूप के लिए ये इस्तेमाल करना है और बार मैग्नेट है कोई तो ये यूज करना है। ठीक है, एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो 2L है वो लेंथ का मल्टीप्लाई करके 2 गुना नहीं किया गया है, बल्कि पूरा लेंथ ही 2L कंसीडर किया गया था। अगर हम इसको L कंसीडर करेंगे तो यहां पर L लिखा जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब इस सवाल के ऊपर आते हैं और ये कॉन्सेप्ट आगे के 3-4 सवालों में यूज होना है जो हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। तो इस क्वेश्चन में जैसे कह रहे हैं कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आपका 0.1 एम्पियर का और इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 100 है। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए तो m इक्वल टू फार्मूला यूज करिए NIA। n की वैल्यू कितनी, 100 मतलब 10 पावर 2, करंट कितना 0.1 एम्पियर। एरिया निकालना है तो सर्कुलर फॉर्म है तो पाई आर स्क्वायर, सर्किल की एरिया का फार्मूला, और पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई के फॉर्म में ये आंसर बताना है। तो 10 पावर 2 इंटू 0.1 इंटू पाई और आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस जो कि 10 सेंटीमीटर है, हमें एमकेएस में रखना होगा, मीटर में रखना होगा। तो ये 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 यानी ये 10 पावर माइनस 1 बनेगा, उसका स्क्वायर करना होगा। 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 10 पावर प्लस 2 दोनों मिलकर 10 पावर 0 होंगे। 10 पावर 0 की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 इंटू 0.1 इंटू पाई यानी 0.1 पाई। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा और इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 0.1 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सेम तरीके का है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो करंट 0.1 था वो करंट 3.2 है, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कोई डिफरेंस नहीं है और सिंपल भी है, मल्टीप्लाई ही करना है। हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए कह रहे हैं कि अ बार मैग्नेट हैज इफेक्टिव लेंथ 2L एंड पोल स्ट्रेंथ 2M, 1/4 of this magnet is separated by cutting as shown in the figure. The magnetic dipole moment of this separated portion is. एक बार मैग्नेट दिया हुआ है और इस बार मैग्नेट का जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन होती है उसके बीच का डिस्टेंस। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो पूरा बार मैग्नेट का लेंथ है ये इसका इफेक्टिव लेंथ नहीं होता है इस मैग्नेटिक डाइपोल का, क्योंकि साउथ पोल सरफेस पर एकदम नहीं, थोड़ा अंदर, नॉर्थ पोल भी थोड़ा अंदर। तो जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो इसके एक्चुअल लेंथ से कम होता है, जो भी इसकी टोटल लेंथ है उस लेंथ से इफेक्टिव लेंथ कम होता है। तो वही वर्ड यहां यूज किया गया है। खैर उससे कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि बीच में से काटा गया, जो भी इधर डिफरेंस होगा इधर डिफरेंस होगा, उस हिसाब से वो आधा हो जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ अगर 2L है, जहां से भी हो, अगर यहां से भी कंसीडर करें कोई दिक्कत नहीं, बीच में से काटेंगे जितना इधर कटेगा उतना इधर बचेगा। तो 2L इसका इफेक्टिव लेंथ है और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है, नॉर्थ पोल का +2M मानेंगे तो साउथ पोल का -2M होता है। आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में +Q चार्ज होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो वो यहां पर नॉर्थ पोल के इक्विवेलेंट होता है और जो -Q चार्ज था वो साउथ पोल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है और इसका लेंथ दिया हुआ है और इसको इस तरीके से काट के ये एक टुकड़ा निकाला गया है। तो इस वाले टुकड़े का आपको बताना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इस टुकड़े का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने से पहले हम पूरे बड़े वाले जो इनिशियल आपको बार मैग्नेट दिया था इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं। तो m इक्वल टू फार्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू में लेंथ। पोल स्ट्रेंथ है 2M और इसका लेंथ है 2L, तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 4mL इस बड़े वाले बार मैग्नेट का। लेकिन अगर इस टुकड़े की बात करें तो इस टुकड़े के लिए अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है तो ये फार्मूला हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू में लेंथ। और यहां देखिए बिल्कुल बीच से ये कटा हुआ है, तो अगर पूरा लेंथ 2L था तो इसका मतलब ये लेंथ जो है वो हो जाएगा L। और जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर,
वो भी कैसे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जितना कम होगा उसका पोल स्ट्रेंथ भी उसी रेशियो में कम हो जाएगा। एरिया जितना ज्यादा होगा पोल स्ट्रेंथ भी उसी रेशियो में ज्यादा हो जाएगा। तो जरा देखिए, ये इतना मोटा आपका ये पूरा था, ये बार मैग्नेट, इसको आपने ऐसे बीच में से यहां से काटा हुआ है, तो इसका मतलब जो भी ये पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन था, अब उस एरिया क्रॉस सेक्शन का ये एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा, है ना। तो अगर ये पूरा पोल स्ट्रेंथ 2m था तो इसका पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो जाएगा, यानी इसका पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा m। तो इसका पोल स्ट्रेंथ हो गया m और इसकी लेंथ हो गई l, तो इसका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा m इंटू में l, है ना। ये एक्चुअल में हैंग कर गया है, तो मैं अब इतनी मेहनत मैंने की हुई है, तो मैं सोच रहा हूं कि इसको आप कर लीजिए। तो इसका मतलब अगर ये 2m था, अब इसको मिटाएंगे नहीं, तो ये 2m था तो ये m हो जाएगा, और ये पूरा l 2l था तो ये l हो गया। तो पोल स्ट्रेंथ अगर m है और इसका लेंथ जो है l है, तो इसका जब डाइपोल मोमेंट आप निकालेंगे m डैश की वैल्यू, तो ये हो जाएगा m इंटू में l, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, लेंथ को काटने से इसके पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा आपने काटा है कि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो पोल स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हमें इसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, फिर से ओपन करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे आप। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप ऑफ एरिया ए एंड करंट आई इज, तो इसका फार्मूला आपने पीछे देख लिया, m इज इक्वल टू एन आई ए, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स या फेरों की संख्या n की वैल्यू 1 हो तो 1 रख देंगे तो m इक्वल टू आई इंटू ए आ जाएगा, है ना। जनरल फार्मूला ऐसे है, m इज इक्वल टू एन आई ए, लेकिन फेरों की संख्या नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो m इक्वल टू आई इंटू ए आ जाएगा। और ये फार्मूला किसी भी शेप के लूप के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सर्कुलर हो या स्क्वायर के फॉर्म में हो या किसी भी अदर फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन और उसका यहां उसमें फ्लो होने वाला करंट लिख देना है, तो आप उसको उसका मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहे हैं कि टू मैग्नेट्स हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड 15 एम्पियर मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन इंड ऑन पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर बिटवीन देयर सेंटर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी। ठीक है, अगर हम दो मैग्नेटिक डाइपोल को एक दूसरे के साथ इंड ऑन पोजीशन में या कह लीजिए एक्सियल पोजीशन पर रख दें और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अगर d हो तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, और अगर इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम ले लें m1 और m2, तो इन दोनों मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है इसका फार्मूला है ये म्यू नॉट अपान 4 पाई और 6 m1 m2, और इनके बीच जो भी डिस्टेंस है उसका पावर 4, तो F इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई 6 m1 m2 अपान में d पावर 4। इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपको m1 और m2 की वैल्यू दिया हुआ है, ये 10 और 15 अपने एमकेएस सिस्टम में दिया हुआ है, और डिस्टेंस है 0.1 मीटर। तो अब आप निकाल सकते हैं इनके बीच में लगने वाला फोर्स F इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 पावर -7, और उसके बाद हो जाएगा 6 इंटू m1 मतलब ये 10 और m2 मतलब 15, और अपान में डिस्टेंस पावर 4, डिस्टेंस है 0.1 मीटर यानी 10 पावर -1 मीटर, तो 10 पावर -1 का पावर 4 करेंगे 10 पावर -4 हो जाएगा। ये ऊपर जाके प्लस होगा तो ये -7 + 4 -3 बन जाएगा, और ये 90 और इंटू 10 करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, और 10 पावर -3 मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.9 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0.9 न्यूटन। तो आपको ये फार्मूला ही यहां पर याद करना था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं कि सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट आई हैज मैग्नेटिक मोमेंट m, इफ दिस सर्किल इज डिफॉर्म्ड इनटू अ स्क्वायर, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द सेम करंट आई विल बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, कि इसमें कह रहे हैं कि पहले सर्कुलर लूप के फॉर्म में था वायर और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा था, उसका मैग्नेटिक मोमेंट m था। तो आप सिचुएशन को बना लीजिए, ये सर्कुलर लूप ले लिया, इसमें आई करंट फ्लो कर दिया, इसका रेडियस अगर मान ले r, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m। ठीक है ना, तो m इक्वल टू आई ए के हिसाब से आप इसका डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। फिर इसी सेम वायर को एक स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिया गया, डिफॉर्म कर दिया गया। तो सपोज ये स्क्वायर आपने ले लिया और इस स्क्वायर का जो साइड है उसको हम बोल दे रहे हैं कि इसका साइड ए, और अब इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो m डैश होगा, तो वो m डैश m के टर्म में कितना होगा ये हमें रिलेशन यहां पर बताना है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट बताना है। और वायर वही है जो यहां पर यूज किया गया था, उसी को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया।
तो सिंपल सी बात है कि अगर सेम वायर को ही आपने यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है तो जितना इस वायर की लेंथ थी उतना इस वायर का भी लेंथ होगा। इसको हम बोलते हैं इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि, तो इसको हम बोलते हैं इसका पेरीमीटर यानी परिमाप। तो दोनों जगहों से इसकी वैल्यू आपस में सेम होगी और यहां से फार्मूला होता है 2 पाई रेडियस r और यहां से फार्मूला होता है चारों साइड का सम, तो a प्लस ए 4 टाइम्स करेंगे 4a आ जाएगा। और यहां से आप चाहें तो इसके साइड की वैल्यू इसके रेडियस के टर्म में लिख सकते हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2 पाई r अपान 4 यानी कि पाई r अपान 2, पाई r अपान 2 ये इस स्क्वायर के साइड की वैल्यू इस सर्किल के रेडियस के टर्म में निकल गई। तो इसका अगर हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अच्छा यहां से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आई और इसका एरिया हो जाएगा क्या पाई r स्क्वायर, मतलब पाई r स्क्वायर ही कैपिटल M है, आई पाई r स्क्वायर ही कैपिटल M है। तो यहां से M डैश निकालेंगे तो इसमें भी I इंटू ए करना होगा और a मतलब क्या इसका एरिया और एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और जो साइड है अगर हम उसको हम रेडियस के टर्म में लिखें तो ये होता है पाई r अपान 2, इसका आप करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा I इंटू ये पाई स्क्वायर, इसके बाद r स्क्वायर और अपान में ये 4। तो इसमें से आप देखिए अगर एक पाई को और इस 4 को अलग कर दें, एक पाई को और 4 को अलग कर दें तो यहां से I बचेगा, यहां एक सिंगल पाई बचेगा, I पाई r पावर 2 और I पाई r पावर 2 सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है। तो वहां पर कैपिटल M रखेंगे तो M पाई 4, पाई M4 कर लीजिए या M पाई 4, ये हो जाएगा M डैश की वैल्यू। यानी आपने सिर्फ क्या किया उसका शेप बदल दिया तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बदल गया क्योंकि एरिया बदल गया उसका। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि शेप बदला है आपने और कुछ भी नहीं बदला, ना तो करंट बदला ना तो वायर बदला, फिर भी इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बदल जाता है। ये एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि शेप बदलने पर डाइपोल मोमेंट बदल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा पाई m अपान 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 30 क्वेश्चन है टोटल, एक दो क्वेश्चन छोड़ देंगे बीच में, बाकी आप कर लेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री लेक्चर जब हम आपको बता रहे थे तो उसमें जो हमने न्यूमेरिकल वाले लेक्चर बनाए हैं, हर एक थियरी के बाद हमने उसका लेक्चर भी उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कराया था प्रीवियस ईयर का, बट उसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कम थे इसलिए हमने मास्टर बैच 2.0 स्टार्ट किया। तो उसमें भी मुझे याद आ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन हमने वहां पर कराए। लेकिन अगर आप अपने उसको नहीं देखा है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि करें कि द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस वेरीज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर NH। न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये आपको पता है, जिसका फार्मूला हमने आपको बताया कि म्यू इक्वल टू EVR अपान 2 होता है न्यूक्लियस के चारों ओर r रेडियस वाले ऑर्बिट के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का ये डाइपोल मोमेंट है। तो करें कि ये जो डाइपोल मोमेंट होता है वो उस जो ऑर्बिट होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे न्यूक्लियस के बगल में पहला ऑर्बिट है तो इसके लिए n की वैल्यू 1, ये दूसरा है तो n की वैल्यू 2, ये तीसरा है तो n की वैल्यू 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को ही तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डाइपोल मोमेंट किस तरीके से डिपेंड करता है ये हमें देखना है। तो इसका फार्मूला आप देखिए, सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल मोशन की वजह से उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट EVR अपान में 2 होता है। ठीक है, दूसरी बात यह कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो उसका अपना एक L भी होगा जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे या सिर्फ एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का मोमेंट जो होता है उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, R इंटू पी होता है। तो P की वैल्यू M इंटू वी होती है, लीनियर मोमेंटम है तो MV और R हो जाएगा, है ना, MV और R हो जाएगा। लेकिन आपको पता है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग, बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उन्होंने जो उसमें क्वांटाइजेशन कंडीशन दिया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में घूमते हैं जिसमें उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम h अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और ये जो इंटीग्रल उन्होंने दिया था नंबर n, इसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। इस n को हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब जरा यहां से आप देखिए इनको और इनको आपस में डिवाइड करने पर आएगा म्यू अपान में l, इस म्यू को भी हम म्यू l बोलते हैं क्योंकि ऑर्बिटल मोशन की वजह से सारी बातें हो रही। और इलेक्ट्रॉन दो तरह का मोशन यहां पर करता है, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको हम ऑर्बिटल मोशन में बोलेंगे, ऑर्बिटल मोशन इसको कहेंगे। इसके साथ ही साथ ये अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमता रहता है जिसको हम स्पिनिंग मोशन बोलते हैं।
तो इसके स्पिन की वजह से भी इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है और इसके ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जब ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है तो इसको म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन स्पिन की वजह से जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और इसको हम इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इसके फार्मूले के बारे में भी। तो म्यू एल की बात करें, म्यू एल अपान एल इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा यहां से, ये देखिए फार्मूला बन जाएगा आपका ई वी आर अपान टू, यहां पर एम वी आर अभी इसको लेके चल रहे हैं, तो वी आर से वी आर कैंसिल हो जाएगा, यहां से ई अपान टू बचेगा, यहां से एम बचेगा, तो ई अपान में 2m आ जाएगा, और m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक फार्मूला बन गया आपके पास। ये फार्मूले को आपको एकदम से रट लेना है, क्योंकि ये जो म्यू एल अपान एल का रेशियो आ रहा है इसका एक स्पेशल नाम है, दैट इज कॉल्ड जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। इसको बोलते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो ये याद रखिए, म्यू एल अपान एल को जाइरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, और म्यू एल अपान एल इक्वल टू ई अपान 2me होता है। दूसरा, अगर हम ऑर्बिटल मोशन की बजाय हम स्पिन मोशन की बात करें तो ये हो जाएगा इसका म्यू एस अपान में एस, है ना, म्यू एस अपान में एस इज इक्वल टू ये होता है ई अपान में एम ई। ये फार्मूला भी होता है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, बट इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो म्यू एल अपान एल इक्वल टू ई अपान 2me, ये फार्मूला हो गया, है ना, और ये जाइरो मैग्नेटिक रेशियो हो गया। बस इसमें क्या है कि यही 2 नहीं आता है। दूसरा, अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंडेंस दिखाना इस म्यू का, तो इसका जब हम रेशियो ले रहे थे तो हमें एल की ये वाली वैल्यू की बजाय ये वाली वैल्यू लेनी होगी। तो जब हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो आप देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसी इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा म्यू एल इक्वल टू ई अपान में 2me, और इनटू में ये हो जाएगा एल, और एल की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा म्यू एल इक्वल टू ई अपान में 2me, और एल की जगह पर रखेंगे NH अपान 2 पाई, NH अपान 2 पाई। तो यहां पर ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, और ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो म्यू एल है वो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किसकी प्रोपोर्शनल है, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया, बट उसके साथ साथ आपने ये एक फार्मूला याद रखना है, प्लस इसको जाइरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर देखिए, अगर हम कह दें कि n की सबसे छोटी वैल्यू यहां रखेंगे, n की सबसे छोटी वैल्यू मतलब पहला ऑर्बिट, है ना, जीरो ऑर्बिट तो होता नहीं है, यहां से स्टार्ट होगा, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो अगर हम इसमें n की यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सबसे छोटी वैल्यू रख दें तो हमें इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगा, और जो सबसे छोटी वैल्यू यहां मिलेगी वो आप देखिए क्या मिलेगी, म्यू एल मिनिमम इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा ई अपान 2me, और अपान में h अपान 4 पाई, तो 2 पाई, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 पाई me और e इंटू h, तो म्यू एल मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा ई एच अपान में 4 पाई me, यही मिलेगा, है ना, ई एच अपान में 4 पाई me। और ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की सबसे छोटी वैल्यू मिली, इसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ये पूरा एक कांस्टेंट है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लांक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा रख के कैलकुलेट करेंगे, पूरा एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। इसको आप याद रखिएगा, सवाल में पूछते हैं कि बोर मैग्नेटॉन क्या है, तो ये डाइपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रॉन का के डाइपोल मोमेंट की सबसे छोटी वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू मतलब इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होना चाहिए, यानी पहले ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का ये डाइपोल मोमेंट है, जिसको हम बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। और इसकी वैल्यू आप यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9.27 इंटू 10 पावर -24, और ये डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बस करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन पूरा तो ये थियरी ही हो जाएगा, न्यूमेरिकल का लेक्चर है ये, तो न्यूमेरिकल पर ही फोकस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज स्मॉल ई मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द न्यूक्लियस एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू, यहां पर v नहीं बल्कि न्यू होगा। द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, तो ऑर्बिटल मोशन से जो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट होता है वो तो हमें पता ही है, EV/2 होता है, लेकिन यहां पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए, म्यू इज इक्वल टू फार्मूला है EV/2, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपको इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी को हटाना है। तो आपको पता ही होगा कि वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या, अगर इलेक्ट्रॉन सपोज न्यूक्लियस के चारों ओर इस ऑर्बिट में घूम रहा है और इस ऑर्बिट का रेडियस है r,
तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा? एक चक्कर में ये सर्कुलर जो लूप है उसके सरकमफेरेंस की जितनी वैल्यू है उतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, तो एक चक्कर का डिस्टेंस 2πr और टाइम जो लगता है एक चक्कर में उसको हम टाइम पीरियड t बोलते हैं। तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा क्या? v इक्वल टू 2πr अपॉन में t, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसको यहाँ न्यू सिंबल दिया गया है। तो v इक्वल टू हो जाएगा 2πr उसके साथ में क्या? न्यू। ये है ना, ये फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। बस इसी v की जगह पर ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी वाली रख दीजिए तो आपको म्यू मिल जाएगा e, और v की जगह पर हो जाएगा 2πr न्यू उसके साथ में r और अपान में 2। देखिए क्या मिला, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई r और उसके साथ में ये e है, r बल्कि r का स्क्वायर हो जाएगा, उसके साथ न्यू है और उसके साथ में e। तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू e पाई r स्क्वायर और न्यू, e पाई r स्क्वायर और न्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी सबके अपान में कुछ ना कुछ दिख रहा है जो कि यहां पर नहीं, तो e पाई r स्क्वायर न्यू ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है क्योंकि सॉफ्ट आयरन के अंदर क्या खास बात है? तो हमने आपको बताया कि सॉफ्ट आयरन के लिए, सॉफ्ट आयरन से इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो जल्दी से मैग्नेटाइज हो और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो, इसके लिए जरूरी है कि उसकी रिटेंटिविटी और उसकी जो कोर्सिविटी है इनकी वैल्यू कम होनी चाहिए, और उसका जो हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो भी कम होना चाहिए ताकि बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस ना हो, क्योंकि लूप का एरिया जितना ज्यादा होगा एनर्जी लॉस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन को इसीलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी और इसकी जो कोर्सिविटी है वो दोनों कम होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक कंफ्यूजन यहां पर आता है उसको हम यहां क्लियर कर दे रहे हैं, एक कंफ्यूजन यहां पर आ सकता है उसको हम क्लियर कर देते हैं। रिटेंटिविटी, परमिएबिलिटी और एक है आपका ससेप्टिबिलिटी। ये जो तीन वैल्यूज होती हैं, इन तीनों वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करें फॉर सॉफ्ट आयरन और फॉर स्टील, तो सॉफ्ट आयरन के लिए इन तीनों पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन के लिए ज्यादा होती है और स्टील के लिए ये सारी वैल्यूज कम होती है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। ठीक है ना, दूसरी बात, इसके अलावा अगर हम देखिए रिटेंटिविटी के पैरेलल एक वर्ड आता था आपका कोर्सिविटी, तो ये जो आपका कोर्सिविटी है और इसके अलावा जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो डिपेंड करेगा लूप के एरिया पर एक तरह से, है ना, तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा लॉस। तो कोर्सिविटी और हिस्टेरेसिस लॉस जो है इसकी वैल्यू जो है सॉफ्ट आयरन के लिए कितनी होती है? तो सॉफ्ट आयरन के लिए इसकी वैल्यू कम होती है एज कंपेयर्ड टू स्टील। इसका यह मतलब नहीं है कि सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी कम होती है इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। तो यहां पर तो ऐसा लग रहा है जैसे रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन का ज्यादा है और कोर्सिविटी कम है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां सिर्फ ये मतलब है हम कंपेयर कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन और स्टील के अंदर, कि सॉफ्ट आयरन और स्टील की अगर प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें तो इन दोनों में कुछ इस तरीके का केस देखने को मिलता है कि सॉफ्ट आयरन में ये सारी चीजें स्टील के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, लेकिन ये एक्चुअल में अपने में बहुत ज्यादा नहीं। मतलब अगर देखें सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी तो ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है, लेकिन स्टील के रिस्पेक्ट में तो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करें, नहीं तो हम स्टील का ही बना लेते आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो और भी बाकी पैरामीटर है वो भी डिसाइड करेंगे ना कि वो उस तरह से ज्यादा फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्टील का जो रिटेंटिविटी है वो सॉफ्ट आयरन से कम है, लेकिन बहुत कम नहीं, बहुत थोड़ा सा कम है, और ये हल्का सा ज्यादा है। तो ये ज्यादा का मतलब ये नहीं कि इसका रिटेंटिविटी ज्यादा होता है, तो ज्यादा रिटेंटिविटी है तो इसको हम इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बनाते। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ हमने इसलिए ऐसा बनाया हुआ है, कंपेयर किया वो कम ज्यादा करके, कि आपको इनके प्रॉपर्टीज आपस में क्लियर हो जाए कि इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा है कौन सी कम है, क्योंकि कई बार इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इनको अलग अलग पांचों को इनके लिए याद करेंगे, फिर पांचों को इनके लिए याद करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये अच्छा तरीका है कि 3 पैरामीटर इसके लिए ज्यादा होते हैं, इसके लिए कम होते हैं, 3 पैरामीटर इसके लिए कम होते हैं और इसके लिए ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे हैं कि एट क्यूरी पॉइंट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स। क्यूरी पॉइंट पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बनता है? आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा कि क्यूरी पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए
जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की सारी प्रॉपर्टी जो है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नील टेम्परेचर पर पूछते कि नील टेम्परेचर क्या होता है जिस पर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा बन जाता है, तो वो भी पैरामैग्नेटिक बन जाता है, लेकिन वो एंटी फेरो के लिए है, फेरो के लिए नहीं। ठीक है, तो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए और इसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग बोर हो गए हैं और आज रफ्तार थोड़ी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं और मुझे टोटल 30 क्वेश्चन कराने ही थे, तो मैंने सोचा कि लेक्चर की लेंथ थोड़ी कम रखी जाए, इसके लिए इसकी स्पीड को बढ़ाया जाए। और आपने क्वेश्चंस भी बीच में देखे कि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में ही एक्सप्लेन हो गए थे, तो कोई बहुत ज्यादा उसमें टाइम देने की जरूरत भी नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, इसमें करेंगे द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल in a magnetic field is 0.1 second. If the length of the needle is halved by cutting it, then the time period will be. मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 0.1 सेकेंड है, लेकिन जब उसी मैग्नेटिक नीडल को आधा काट दिया जाता है तब जो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैग्नेटिक नीडल के पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए एक फार्मूला हमने आपको बताया है, T इज इक्वल टू 2 पाई आई अपान में एम बी, जहां m जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब अगर आप इसमें I की बात करें तो एक मैग्नेटिक नीडल के लिए इस तरीके का जो है जिसकी लेंथ उसके विड्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होती है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है ml² अपान में 12। लेकिन अगर आपने इस मैग्नेटिक नीडल को काट दिया है और काट के आधा कर दिया है, तो काट के आधा करने पर जो इसका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, पहली बात तो आपने इसको छोटा कर दिया, आधा कर दिया, तो जो मास है वो भी आधा ही हो गया। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, आधा करने पर मास भी आधा हो जाएगा, साथ में लेंथ को तो आपने आधा किया ही है। तो यहां पर अभी जो आएगा ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना हो जाएगा, ये हम लिखें अगर m डैश और इसको लिखें l डैश स्क्वायर और अपान में 12, तो जो m डैश है वो m का आधा हो जाएगा यानी m/2, जो l डैश है वो भी l का आधा हो जाएगा और इसका करेंगे स्क्वायर और अपान में लिखेंगे 12। इसको आप देखिए सॉल्व करेंगे, यहां से 1/2, यहां से 1/4, बाहर निकाल देंगे 1/8, बाकी बचेगा ml² और अपान में 12, दैट इज द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी आप कह सकते हैं कि I डैश इज इक्वल टू I अपान में 8, I डैश इक्वल टू I अपान 8, ये आपने इनिशियल और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन निकाल लिया है ना, क्योंकि आपने इसको काटा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, तो हमने निकाल लिया क्या चेंज होगा, क्योंकि रेशियो हमें लेना है इनिशियल और फाइनल केस का। मैग्नेटिक फील्ड आपने चेंज नहीं किया है, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने इसको काट के आधा कर दिया है ना। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हम लिखते तो इसका फार्मूला हो जाता, अगर इसकी लेंथ को हमने L बोला है और इसके पोल स्ट्रेंथ को, ये देखिए मास है, अभी हम पोल स्ट्रेंथ लिखने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसके पोल स्ट्रेंथ की बात करें, इसका पोल स्ट्रेंथ m है, या तो एक काम कर सकते थे कि चलिए ठीक है रहने दीजिए, तो इसका जो मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसको निकालने के लिए पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m बोल रहे हैं और इसकी जो लेंथ है वो L है इनिशियल केस में। फाइनल केस में जरा आइए, फाइनल केस में मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, आपने इसके लेंथ को काटा है, इसके आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम नहीं किया है, और जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो इसको बीच में से ऐसे काटने से इसका पोल स्ट्रेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज हुआ, तो इसका पोल स्ट्रेंथ भी नहीं चेंज होगा, वही रहेगा। लेकिन आपने इसकी लेंथ को काट के आधा कर दिया है, तो जो लेंथ होगा वो पहले से आधा हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं ml अपान में 2 हो गया, यानी कि इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आधा हो गया ये फाइनल वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये आपने डाइपोल मोमेंट का भी रेशियो निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया। अब यहां पर आप आ जाइए, तो नए केस में पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T डैश इक्वल टू ये 2 पाई अंडर रूट, यहां I बदल गया, I डैश हो गया, M बदल गया, M डैश हो गया, B नहीं बदला, एज इट इज रहेगा। इनका रेशियो आपको लेना है क्योंकि आपको फाइनली T डैश निकालना है, तो रेशियो लेने के लिए आप ऐसे कर लीजिए, T डैश अपान में T इज इक्वल टू, यहां से देखिए सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, B से B कैंसिल हो जाएगा, दिस अपान दिस हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट के ही अंदर I डैश अपान M डैश, I डैश अपान M डैश, और इसमें इससे डिवाइड करना यानी रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे M अपान में I, तो M अपान M डैश और I डैश अपान I मिल गया है ना, M अपान में M डैश और इंटू में I डैश अपान में I मिल गया। तो M अपान M डैश की वैल्यू कितनी, M अपान M डैश की वैल्यू 2, यहां पर रख दीजिए 2, ये हो जाएगा 2 इंटू I डैश अपान I की बात करें, I डैश अपान I की वैल्यू 1/8, इसको इससे डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4,
और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 तो कितना मिल गया, ये आपको मिल गया टी डैश, कहां पर लिख दें, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, टी डैश अपान में टी इज इक्वल टू ये 1/2, दिस इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू कितना, सॉरी टी डैश इक्वल टू कितना, नया वाला जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो हो जाएगा t/2 और t जो आपने लिखा था वो था 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड का आधा करेंगे तो 0.05 सेकेंड, 0.1 सेकेंड का यहां पर यानी 0.1 अपान में 2 करेंगे तो 0.05 सेकेंड आ जाएगा। बट यहां पर ऑप्शन गलत लिखा हुआ, 0 पॉइंट यहां पर 0 रहेगा, फिर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या तो ये दिया होता 1 सेकेंड तो उसका आधा करते तो ये 1/2 यानी 0.5 सेकेंड आ जाता। तो जिस हिसाब से इन्होंने दिया था उसके हिसाब से 0.05 सेकेंड आ जाएगा आंसर, टी डैश इक्वल टू हो जाएगा 0.05 सेकेंड। ठीक है, क्लियर। तो ये भी एक डिफरेंट टॉपिक था, एक डिफरेंट फार्मूला था, इस तरीके के सवाल आपको करने होते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि लेंथ वगैरह को चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा और साथ में उसका डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगा और उस हिसाब से फिर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही और इसी के साथ आपका ये मैग्नेटिज्म और मैटर टॉपिक कंप्लीट हो गया। बहुत जल्द आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक कंप्लीट होगा और जैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक कंप्लीट हुआ आप समझ लीजिए कि आपका मास्टर बैच अब कंप्लीट होने के कगार पर है, क्योंकि ये है आपका मास्टर बैच 2.0 का लेक्चर नंबर 42 और अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से ये टोटल जो लेक्चर इसमें जाएंगे वो 50 तक जाते जाते ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसके बाद मोटा मोटा 8 लेक्चर और आएंगे, 1-2 कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से पता चलेगा, लेकिन अभी के हिसाब से 8 और लेक्चर होंगे यानी 50 जो लेक्चर होगा वो इस मास्टर बैच 2.0 का लास्ट लेक्चर होगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहिए पूरे तन मन और धन से और आपको जो टाइम मिल रहा है उसका आप बेनिफिट उठाइए, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो गए। तो मुझे लग रहा है कि ये गलत आपका सोचने का तरीका है कि एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम अगर हो जाएगा, अचानक से आ जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो टाइम मिला है आप इसमें बल्कि जो जो छोटी मोटी कमियां हैं, जो चीज आप बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, उनको आप फुर्सत से कवर कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और ये बात तो कंफर्म है कि एग्जाम तो होना ही होना है, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम नहीं हो रहा तो एग्जाम होगा ही नहीं, एग्जाम तो होना ही होना है। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। अभी जैसे जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं है या जो फिर इस एग्जाम के लिए अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की है, उनसे कहीं ज्यादा आप रेस में आगे रहेंगे। ठीक है, तो बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से पढ़ाई में लगे रहेंगे। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 43 में, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।